देखें, अगर ये 60% या 400 kg की इनरिचमेंट अगर ईरान कर चुका हुआ है यूरेनियम की, तो ये कितनी डेप्थ तक जा सकते होंगे या कितनी डेप्थ तक एक्सेस हो सकती होगी जो स्ट्राइक्स हैं, जो अगर अमेरिकन करते हैं या फॉर दैट मैटर इसराइलीज करते हैं। सो वो अगर स्ट्राइक्स करते भी हैं तो उनके जो भी वहाँ पे बॉम्ब्स हैं या जो भी वहाँ पे मिसाइल्स हैं, जो वो पेनिट्रेट कितनी डेप्थ तक हो सकते हैं ज़मीन के अंदर, अगर उस ज़मीन तक मतलब कितने दूर तक जाके वो हो सकते हैं। जैसे ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं कि सेंट्रीफ्यूजेस को उन्होंने डैमेज किया, सेंट्रीफ्यूजेस का स्ट्रक्चर जो है डैमेज किया ईरान का, बट वहाँ पे जो इनरिचमेंट का जहाँ पे हो रही थी वो डैमेज नहीं कर पाए। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि कोई मतलब कि 35 डिग्रीज पे गाड़ी चल रही हो और 80 से 100 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी चल रही हो और जनाब वो नीचे डेप्थ में जा रही है जा रही है जा रही है ज़ेर ज़मीन ईरान के अंदर, और वहाँ पे जाके कहीं इनरिचमेंट पड़ा हो या कुछ और है जन साहब? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात यह है जी कि जो इनरिचमेंट का प्रोसेस होता है, हम्म। जब आप एक दफ़ा सीख लिया बना लिया सेंट्रीफ्यूज सिस्टम्स को, जो अभी डैमेज भी काफ़ी हो गए हैं, हम्म। तो आप उसको दोबारा से रिवाइव भी कर सकते हैं। एक स्किल है जो आपने सीख ली, एक कैपेबिलिटी है जो आपने हासिल कर ली। और जो इनरिचमेंट है ये ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, जैसे अभी 60 पे वो पहुंचे हुए हैं, इसको आगे ले जाएंगे, हम्म। नीचे से शुरू कर। ठीक। जो यूरेनियम मेरे ख्याल में हुआ ये था कि जब उनको ये असेस कर लिया उन्होंने कि उनकी फैसिलिटीज को स्ट्राइक होना है, हम्म। तो मुझे लगता है कि उन्होंने वहां से मूव किया होगा। और अगर आपको याद हो तो उस जमाने में ये कहा भी गया था कि कुछ गाड़ियां वहां से मूव करके सैटेलाइट से देखी भी थी। हम्म। ये है जी कि ये जरूरी नहीं कि जो स्टॉक पाइल्स हैं 400 kg का यूरेनियम है जो 60% तक अफजूदा है किसी एक जगह पड़ा हो। ऑब्वियसली। बहुत सारी स्प्रेड करके भी पड़ा हो सकता है। और जैसे अभी ब्रिगेडियर राशिद वली भी कह रहे थे कि ईरान एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत वास्ट एरियाज हैं। और अगर आप देखें तो 4-5 दिन पहले कुछ रिपोर्ट्स भी आई थी कि मुख्तलिफ जगहों पे रिपेयर मेंटेनेंस और इस तरह की चीज़ें देखी गई हैं, हम्म। और बहुत सारी जो है उनके मुंह बंद किए गए हैं। तो ये स्प्रेड ओवर है। इस तक पहुंचना जो है वो गहराई पे मुनसर नहीं है, इस तक पहुंचना जो है इंटेलिजेंस पे मुनसर है कि वो है कहाँ पे, और फिर उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं उसको स्ट्राइक करने की। नेक्स्ट जो अभी हम बात करते हैं कि जी आगे क्या पॉसिबिलिटी है कॉम्प्रोमाइज की एंड ऑल दैट। अगर वो जेसीओपी है जो मुआहदा जिसका आपने शुरू में फरमाया था, जी हाँ। अगर वो रिवाइव हो जाता है तो उसके अंदर जो क्लॉजेज हैं वो ऐसी हैं कि उसके साथ ईरान शायद दोबारा एग्री कर जाएगा। मेरे हम्म। जहन में जो बात थी कि वो किसी हद तक न्यूक्लियर पे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, इट इज जस्ट बाइंग ऑफ टाइम। वो उन्होंने टाइम बाय करना है अभी। एक्चुअली उनसे गड़बड़ क्या हुई है मेरे ख्याल में, हम्म। आज 6 महीने साल पहले जब उनकी कैपेबिलिटी थी, अगर वो एक दफा धमाका कर देते, एक्सपेरिमेंट को कर देते, तो वो डिक्लेयर हो चुके होते अभी तक हम्म। न्यूक्लियर। वो टाइम दे हैव लॉस्ट। हम्म। और अभी ये है कि उनके पास और कोई तरीका नहीं है। वॉर फेस करना बहुत बड़ी एक तकलीफ की बात है, जाहिर है। कर तो वो लेंगे, शायद सालों गुजर जाएं और ये वॉर खत्म भी नहीं होगी, खित्ता डिस्टेबलाइज हो जाएगा। जब मेरा ख्याल है अमेरिका खुद, ट्रम्प खुद, वो थोड़ा सा प्रेगमेटिक तरीके से सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह बातचीत से मसला हल हो जाए। हम्म। तो आई होप इट कि इस तरह हो जाए, वरना जाहिर है आप अनप्रिडिक्टेबल हैं। ट्रम्प उन्होंने साबित भी कर दिया हुआ है ऑलरेडी। वेनेजुएला को देख लें, बाकी चीज़ों को देख लें, ईरान के ऊपर जो स्ट्राइक्स हैं उनको देख लें, अनप्रिडिक्टेबल तो वो हैं। बट ये है कि लेट्स कीप द फिंगर्स क्रॉस्ड कि ये ना हो। अगर हो गया तो ज़ाहिर है ईरान भी फिर अपनी तरफ से खुल के खेलेगा, और वो जितने भी टारगेट्स हैं जहां तक वो पहुंच सकता है, बशमूल जो अमेरिकन बेसिस है वहां तक करेगा। और मेन फोकस उनका होगा इसराइल के ऊपर मिसाइल बरसाना। और इसराइल जो है उसकी इन्विंसिबिलिटी पहले भी चैलेंज हो चुकी है, उनका आयरन डोम और एयर डिफेंस सिस्टम पेनिट्रेट हो चुके हैं, वो अभी भी हो जाएंगे। तो प्रेफर्ड तो यही है मेरा ख्याल है कि वो बातचीत कर रहे हैं और होप कर रहे हैं, वो भी अमेरिकन भी और ईरानियन भी, कि किसी जगह पे कॉम्प्रोमाइज सोल्यूशन हो जाए। जन साहब, ये बताइएगा कि जो इनरिचमेंट जो है अगर 400 kg तक की हो जाए, 60% तक की हो जाए, जैसे कि ईरान हम फिगर आउट करने की कोशिश करें कि हो चुकी है और स्प्रेड आउट हुआ हुआ है सारी जगहों पे, और उनका जो इनरिचमेंट की है उन्होंने, और ट्रेन ऐसी है वहाँ पे कि वो उसमें किसी जगह पे भी स्प्रेड कर सकते हैं और मुख्तलिफ जगहों पे उन्होंने स्प्रेड किया हुआ है। 400 से आगे यानी कि नेक्स्ट लेवल जहाँ पे वो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर सकते हैं या कर सकते थे, उसमें कितना अरसा दरकार होता है जन साहब? जी पहली बात तो ये जी कि 60% जो यूरेनियम है तो वेपन ग्रेड तक ले जाने वाला स्टेप जो अभी थोड़ी देर पहले राशिद वली साहब ने एक्सप्लेन किया, वो ही है कि पहले आपने इसको 80% एंड प्लस तक लेके जाना है, और जितना ऊपर तक लेके जाएंगे इसी को बार बार आप रिफाइन करते रहते हैं। ठीक। पहली बात।
उसके बाद जो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ये यूं होता है कि जो यूरेनियम के वेपन के अंदर दो हिस्से होते हैं जिनको कहते हैं सब क्रिटिकल। एक हिस्सा होता है जिसमें यूरेनियम पड़ा हुआ है, दूसरे में भी है, और एक तरफ से इम्प्लोजन या एक्सप्लोजन के मेथड से आपने एटमी जो एटम होता है उसके न्यूक्लियस को बम्बार्ड करके, जी सादा लफ्जों में आना है तो चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा। वो जो कैपेबिलिटी है वो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटी कि आपने यूरेनियम इनरिच भी कर लिया, सारा कुछ कर लिया, तो आपके पास वो टेक्नोलॉजी है कि सब क्रिटिकल को क्रिटिकल मैस में कन्वर्ट करके आप एक्सप्लोड कर लें। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि उसको किसी जगह पे पहुंचाना, डिलीवरी सिस्टम्स जो होते हैं, ये सारी चीजें, उनके साथ जो गाइडेंस सिस्टम है वो, तो ये एक लंबा सफर होता है। अभी आई एम नॉट श्योर कि उन्होंने कितना किया हुआ है, क्योंकि उमूमन जो न्यूक्लियर का वेपन्स का सिस्टम होता है इकट्ठा तो होता नहीं, मुख्तलिफ जगहों पे आपने स्प्रेड या करके चीजें फिर उनको जोड़ते हैं। बट हैविंग सेड दिस, 60% यूरेनियम मफजूदगी एक बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है जिसको वो आगे बढ़ा सकते हैं। बाकी इसका कोई पता नहीं है कि उनके पास कैपेबिलिटी है कि नहीं इसको एक न्यूक्लियर बॉम्ब में कन्वर्ट करने की। ये कोई बंदा कह नहीं सकता। अगर उनके पास ऑलरेडी मुख्तलिफ जगहों पे चीजें पड़ी हैं फिर तो ये हफ्तों महीनों में भी हो सकता है। अच्छा अगर वो, मे टेक टाइम, इट ठीक मे टेक टाइम, डिपेंड्स कि उनकी कैपेबिलिटी क्या है, उसका नॉलेज मुझे नहीं है। ठीक ठीक है ठीक है एम्बेसडर साहबा JCPO प्लस आई एम टॉकिंग अबाउट प्लस JCPO तो पहले हुआ था लेकिन JCPO प्लस अगर की तरफ जाए ईरान तो उसकी पॉसिबिलिटीज है कि जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक कंसेंसस आया है कि मे बी टू बाय टाइम ईरान कैन लाइक कॉम्प्रोमाइज ऑन सर्टन थिंग्स और उसमें कॉम्प्रोमाइज करके JCPO प्लस एग्रीमेंट हो जाए और कल को वो अगर वायलेट होता है तो फिर क्या सिचुएशन होगी और JCPO प्लस के कितने चांसेस हैं? देखिए, जहाँ तक JCPOA प्लस की बात है तो वो एक एग्रीमेंट था जो 9 साल लगे थे उस एग्रीमेंट को मारज़े वजूद में आने के जी लिए। जी उस पे आपको पता है कि 6+1 की नेगोशिएशंस बहुत लंबी चली थी जी और उसमें से जब अमेरिका, ट्रम्प साहब ने उससे अपने आप को अलग कर लिया और कहा JCPOA खत्म हो गया है, तो आपको याद होगा कि यूरोपियन ममालिक उससे नहीं निकले थे। उन्होंने कहा था कि आपका इससे अलग होने की वजह से JCPOA खत्म नहीं होता। इसीलिए ईरान ने उसको बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उस एग्रीमेंट को पूरा किया। यूरोपियन ममालिक ने भी पूरा किया। जब उसका टर्म पूरा हो गया तो उसका 2 साल कूलिंग डाउन पीरियड था, जिसके बाद वो ये सब कुछ कर सकते थे, तो वो उन्होंने किया है। अब JCPOA प्लस करने के लिए या कोई नया एग्रीमेंट करने के लिए उसके नेचुरली टर्म्स एंड कंडीशंस देखनी पड़ेंगी कि क्या होंगी, क्या होता है। लेकिन हमें ये बात कभी भी नहीं भूलनी चाहिए कि ईरान ने रिपीटेडली ये कहा है और हर लेवल पे कहा है कि जी हम न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में इंटरेस्टेड ही नहीं। क्योंकि आपको याद होगा इमाम खुमैनी ने ये अ, कहा था कि जी आप ईरान बॉम्ब नहीं बनाएगा। क्योंकि उन्होंने उस वक्त, जो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो मुझे याद पड़ता है, उन्होंने कहा था कि कोई वेपन जो इस तरह मैस किलिंग करता है वो इज नॉट परमिसिबल इन इस्लाम। ठीक तो ये आप बिल्कुल नहीं बनाएंगे। ठीक तो वो तो उनको एक क्लियर इंस्ट्रक्शंस उन्होंने दी हुई है। और कई दफा उन्होंने ये कहा है कि जी हम आपसे नेगोशिएशंस करते हैं, हम आपको कह रहे हैं न्यूक्लियर कैपेबिलिटी होना ये हमारा कानूनी हक है। ठीक हम उसको पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज करें, एनर्जी के लिए यूज करें, एग्रीकल्चर के लिए यूज करें, मेडिकल के लिए यूज करें, लेकिन हम बम नहीं बनाएंगे।